हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीहू एकेडमी। आज मैं आप लोगों के लिए बीएड का पेपर लेके आई हूँ। प्रीवियस ईयर का ये 2020 का पेपर है। ठीक है, तो आज हम इसे सॉल्व करेंगे और ये ऑफिशियल आंसर की के थ्रू ही सॉल्व किया गया है, तो इसके आंसर्स राइट हैं सभी। ठीक है, तो हम ये देखते हैं। और इसकी जो बुकलेट है वो है डी है। सभी बुकलेट में आगे पीछे क्वेश्चन दिए होते हैं बट सेम होते हैं। बुकलेट ABCD 4 बुकलेट आपको मिलती हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, अब आपको ये सबसे पहली शीट है B1 है, ये करने के लिए मिलेगी। ठीक है, और जो 2020 और 2021 है उसमें दोनों में ही आपके जो एग्ज़ाम हुआ था 200 मार्क्स का हुआ था, तो उम्मीद है कि इस बार भी शायद 200 मार्क्स का ही हो, तो हम उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करेंगे 200 मार्क्स के। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है कि फ़िलहाल तो प्रीवियस ईयर पेपर्स देखने हैं, बाकी अपना जो स्टडी है वो उसी के अकॉर्डिंग स्टार्ट करनी है। ठीक है, तो हम वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखिए आपके 3 पेपर आएंगे। जो इसमें फर्स्ट पेपर में 3 सब्जेक्ट आएंगे। लैंग्वेज टेस्ट आएगा। लैंग्वेज में आपको हिंदी या इंग्लिश में से एक चीज़ करनी है। ठीक है, हिंदी या इंग्लिश 2 लैंग्वेज आपको दी जाएंगी, तो आप अपने अकॉर्डिंग अपने जो भी आपने तैयारी की है हिंदी लैंग्वेज की या इंग्लिश लैंग्वेज की, तो उसके अकॉर्डिंग आपको करना है। साथ ही है जनरल नॉलेज एंड रीजनिंग। तो इसमें आपको जनरल नॉलेज या फिर जनरल नॉलेज और रीजनिंग दोनों के ही क्वेश्चन मिलेंगे। यहाँ पे अथवा नहीं है, आपको एंड मिलेगा। तो 25 क्वेश्चन आपको जनरल नॉलेज के मिलेंगे और 25 रीजनिंग के, आपको वो सॉल्व करने हैं। देन आएगा टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड के भी 50 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो वो आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, इस तरीके से आपका पेपर आएगा, पैटर्न आएगा। और देन आपको सेकंड पेपर मिलेगा जिसमें 50 क्वेश्चन आपको करने होंगे अपने वर्क के अनुसार। मतलब जो भी आपका साइंस ग्रुप है, आर्ट्स ग्रुप है या कॉमर्स ग्रुप है, आपको अपने ग्रुप के अकॉर्डिंग ही वो पेपर सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो वो भी हम सॉल्व करेंगे। तो इन्हें हम कुछ पार्टीशंस में करेंगे। ये हमारा पहला पार्ट है और इसमें मैं आपको हिंदी और इंग्लिश के बारे में बताऊंगी। नेक्स्ट पार्ट में हम जनरल नॉलेज एंड रीजनिंग की बात करेंगे और थर्ड पार्ट में हम टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करेंगे। देन हम सेकेंड पेपर देखेंगे। तो हमारा ये फर्स्ट पार्ट है, इसमें हम हिंदी और इंग्लिश के बारे में बात करेंगे। साथ ही मैंने 2021 के भी पेपर बना रखे हैं और ऑफिशियल आंसर की भी के अकॉर्डिंग ही मैंने उसके आंसर लगाए हैं, तो आप लोग उसे भी चेक कर सकते हैं। और उसकी जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से आके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि हमारा चैनल आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। आपको ये काफ़ी हेल्प में आएगा, क्योंकि हम आपको फॉर्म आने से, कुमाऊं यूनिवर्सिटी बीएड का जो फॉर्म आता है उसके आने से लेके काउंसलिंग प्रोसेस, एडमिशन प्रोसेस, यहाँ तक कि आपके जो सिलेबस है उसमें भी पूरी तरह से मदद करता है। अभी भी जो बच्चों का सेशन चल रहा है उस सेशन में उन बच्चों के लिए हमने इस काउंसलिंग का पूरी डिटेल दी थी, रिजल्ट आने की, काउंसलिंग की, पेपर सॉल्व करवाया था, सब कुछ बताया था। देन अभी भी बीएड की क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, आप चाहें तो जाके चेक कर सकते हैं। बीएड के अभी भी लाइव क्लासेस होती हैं जिसमें उन्हें बताया जाता है, पूरी तरीके से उन्हें पढ़ाया जा रहा है, बीएड का कोर्स करवाया जा रहा है। तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल चैनल रहने वाला है ये। तो अगर आप नए जुड़े हैं तो जल्दी से आगे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। तो चलिए अभी टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम हिंदी देखते हैं लैंग्वेज में, देन हम इंग्लिश देखेंगे। तो हिंदी का हमारा जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, मैं आपको जो क्वेश्चन बताऊंगी इसी में मैं आप लोगों को कुछ कुछ समझाती भी रहूँगी, जो भी मुझे लगता है कि आपको बताना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको समझाती रहूँगी, जिससे जो भी हिंदी की तैयारी कर रहे हैं उन्हें हेल्प हो। तो चलिए, तो देखिए सबसे पहले आपको निर्देश दिया गया है कि निम्नलिखित पद्यांशों में प्रयुक्त सही अलंकार का चयन कीजिए। तो यहाँ पे आपको अलंकार चुनने हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन 2 क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें आपको अलंकार चुनने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, उदित उदयगिरी मच पर रघुवर बाल पतंग। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार दिया गया है ये बताना है आपको। तो इस पंक्ति में जो अलंकार का प्रयोग किया गया है वो उपमा अलंकार का है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, जे रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजारियो करे बड़े अंधेरो होए। तो इसमें कौन सा अलंकार है, यहाँ पे श्लेष अलंकार है। अच्छा, अगर आपको अलंकार नहीं आते और आपको अलंकार सीखने हैं या इससे रिलेटेड कुछ भी जानना है तो आप वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं कि आप लोगों को अलंकार रस वगैरह सीखने हैं, तो मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूँगी और आप लोगों को इसकी तैयारी करवा दूँगी। ठीक है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको अलंकार में या रस वगैरह में प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट है, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है। तो देखिए कोई भी रस जो होता है उसमें एक भाव होता है, मतलब आपकी जो भावनाएं हैं जब आप उन्हें व्यक्त करते हैं तब एक रस निकल के आता है। तो यहाँ पे क्रोध, जब हम क्रोधित होते हैं तो किस रस का प्रयोग हम करते हैं, तो हम रौद्र रस का प्रयोग करते हैं। रौद्र रस में जब भी
जो नायक होता है, जो कैरेक्टर होता है, कैरेक्टर में जो हीरो होता है, जो एक आपका प्ले है उसमें जो हीरो है, हीरोइन है, जो भी जिस समय का सीन चल रहा है उस सीन में जो भी लोग हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हैं, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, किसी पे गुस्सा कर रहे हैं, किसी को डांट रहे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा खुद गुस्से में हैं कि कुछ गलत करने जा रहे हैं, तो ऐसे जो सीन होते हैं उन सीन्स पे जो रस होता है वो गौदिक रस होता है। ठीक है, तो वहाँ पे गौदिक रस का प्रयोग होता है जब सामने वाला बहुत ज़्यादा नाराज़ होता है, गुस्सा होता है, क्रोधित होता है। ठीक है, नेक्स्ट है अन्वय की सही संधि विच्छेद है। तो यहाँ पे हमें अन्वय का सही संधि विच्छेद बताना है। तो यहाँ देखिए, आपको ग्रामर में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है तो आपको कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके कौन से सेक्शन में प्रॉब्लम है, आपको किस चीज़ में, तो मैं आपको क्लियरली वो करवा दूँगी, क्लियरली आपको समझा दूँगी, तो आपको कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, उस पर आपको सेपरेट वीडियो मिल जाएगी, बस आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा और आप कमेंट करके जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा, अनु प्लस आई। ठीक है, अन्वय में अनु प्लस आई। अब इसमें जो संधि लगी है वो यण संधि लगी है। अब वो कैसे लगी है और क्या प्रयोग हुआ है, ये जब आप संधि पढ़ेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। नेक्स्ट है मतेक्य में कौन सी संधि है। तो यहाँ पे देखिए वृद्धि संधि का प्रयोग हुआ है। ठीक है, मतेक्य, क्योंकि यहाँ पे जो मत और ऐक्य शब्द है जिसे मिला के मतेक्य बनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे वृद्धि संधि का प्रयोग हुआ है, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट है जिस छंद में वार्णिक या मात्रिक प्रतिबंध ना हो वह छंद क्या कहलाता है। तो देखिए छंद 3 प्रकार के होते हैं, आपको पता ही होगा, वार्णिक छंद, मात्रिक छंद और मुक्त छंद। इनमें से अगर वार्णिक और मात्रिक का हम प्रयोग नहीं करते तो एक ही छंद बचेगा, वो है मुक्त छंद, और इसका आंसर होगा ऑप्शन सी मुक्त छंद। देखिए कोई भी आपका ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें आप लॉजिक का यूज़ कर सकते हैं, तो वहाँ आप लॉजिक का यूज़ कीजिए। अगर आपके पास नॉलेज नहीं भी है तो भी आप लॉजिक से उसके जो नंबर हैं वो क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, आपका फिर से निर्देश दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों संख्या 7 से लेकर 31 तक नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन आता है हमारे पास 7वें नंबर का, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। हिंदी साहित्य का जो प्रथम इतिहास ग्रंथ लिखा गया था वो इस्तेबाक द लॉ लिखते के एंदोई ए हिंदुस्तानी लिखा गया था, और ये गिरासत तासी ने लिखा था, और ये फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा गया था। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन आ जाते हैं घूम फिर के, इसलिए मैंने आपको पूरी डिटेल दे दी है इसकी, और आप इसे नोट कर सकते हैं। अच्छा, अब इसका एक क्वेश्चन और आ जाता है थोड़ा चेंज होके, कि हिंदी साहित्य का जो पहला इतिहास था, ठीक है, तो वो तो लिखा गया इसमें, ठीक है, फ्रेंच लैंग्वेज में, इस्तेबाक द लॉ लेते हुए एंदो या हिंदुस्तानी। उसके बाद अगर लिखा जाता है, ये क्वेश्चन आता है कि हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास जो हिंदी में लिखा गया था, तो वो था शिव सिंह सरोज। ठीक है, शिव सिंह सरोज, जो कि शिव सिंह सिंगर की रचना थी। देन अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य का प्रमाणित इतिहास कौन सा था, तो वो था द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। ठीक है, तो ये अलग अलग तरीके से लिखे गए थे, बट मोस्टली क्वेश्चन यही आता है कि हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है, बट मैंने देखा था कि चेंज होके भी आ जाते हैं क्वेश्चन, तो आपको इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, तो जब आप इसे पढ़ेंगे तो थोड़ा केयरफुली पढ़िएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखे गए ग्रंथ का नाम है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो ग्रंथ लिखा गया है उसका नाम है हिंदी साहित्य की भूमिका, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है चंद्रवरदाई द्वारा लिखे गए ग्रंथ का नाम। तो चंद्रवरदाई द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया उसका नाम है पृथ्वीराज रासो। अच्छा, अब मैं जो आपको वीडियो में समझा रही हूँ उसे भी आप ध्यान से सुनिएगा, बिना स्किप किए देखिएगा, क्योंकि अगर आप स्किप कर रहे हैं और आप ध्यान से सुन नहीं गए हैं तो ये आपको प्रॉब्लम दे सकता है। क्योंकि जो भी मैं चीज़ें आपको बता रही हूँ वो चीज़ें आप नोट कीजिएगा, क्योंकि आने वाले पेपर्स में वो आ जाती हैं। मैंने प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज करके ही आपको ये बताया है, क्योंकि 2021 में और 20 में दोनों ही पेपर को मैंने देखा है, और दोनों ही पेपर में जो एनालाइज किया है मैंने कि क्वेश्चंस यही कहते हैं, सिर्फ चीज़ों को घुमा फिरा के पूछते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। नेक्स्ट है निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि नहीं थे। तो जो निर्गुण भक्ति धारा थी उसमें ईश्वर को नहीं माना जाता था। ठीक है, मतलब मूर्ति को नहीं माना जाता था, ये माना जाता था कि कण कण में ईश्वर है। तो कबीरदास, रैदास और दादू दयाल तीनों ही निर्गुण भक्ति धारा के अंतर्गत आते हैं। सूरदास जो हैं वो कृष्ण भक्ति काव्य के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ये हमें पता है कि उन्होंने कृष्ण जी के बारे में बताया है, और कृष्ण जी को अगर वो मानते हैं इसका मतलब वो मूर्ति पूजन को
मानते थे। तो यहाँ ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आपका तन चित उग मन राजा कीना, हिय सिंघल बुद्धि पद्मिनी कीना, गुरु सुवा जेहि पंथ दिखावा, बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा। इस पद में हृदय का प्रतीक बताया गया है। तो सबसे पहले तो हमें इसकी हिंदी जाननी होगी। ये अवधी भाषा में लिखा गया है, लेकिन आपको इतना ज़्यादा हिंदी जानने की ज़रूरत नहीं है। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि ये किस जो ये पद है ये कहाँ से लिया गया है। तो ये मैं बता दूँ आपको, ये मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखा गया है और ये पद लिया गया है आपका पद्मावत काव्य से। ठीक है, पद्मावत से लिया गया है, जिसमें रानी पद्मावती की कहानी है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे बताया गया है। थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि आपको अवधी भाषा नहीं आती अगर तो, लेकिन अगर आपको आती है तो बहुत अच्छी बात है, वरना मैं आपको मीनिंग बता रही हूँ। आप इसे ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, क्योंकि ये वाला पैराग्राफ काफ़ी दिया गया है। ठीक है, इस साल भी आया था और 21 में भी दिया गया था और पहले भी दिया है। ठीक है, तो मुझे जैसे भी पहले के भी पेपर्स अगर जैसे ही प्रोवाइड होते हैं तो इससे पहले के भी मैं आपको पेपर प्रोवाइड करवा दूँगी, तो आप इसके लिए बेफिक्र रहें। तो देखिए, तन चितूर, चित्त मतलब जो चित्तौड़, चित्तूर यहाँ पे चित्तौड़ को कहा गया है, और तन मतलब शरीर बताया गया है चित्तौड़ को, मन राजा कीन्हा, तो यहाँ राजा को क्या बताया गया है, मन। हिय सिंघल, हिय होता है हृदय, इसका आप मीनिंग लिख लीजिएगा, हिय होता है हृदय। तो सिंघल जो द्वीप है, जगह है, उसे बताया गया है हिय। बुद्धि पद्मिनी कीन्हा, तो बुद्धि किसे बताया गया है, रानी पद्मावती को, पद्मिनी को। नेक्स्ट, गुरु सुवा जेहि पंथ दिखावा, गुरु किसे बताया गया है, सुवा को। सुवा है तोता, उन्होंने एक तोता पाल रखा था रानी पद्मावती ने, तो उस तोते को गुरु बताया गया है। तो उन्होंने कहा है गुरु सोवा जेहि पंथ दिखावा, तो गुरु जो है वो हमें, गुरु तोता, क्योंकि तोते ने ही राजा को और रानी को मिलवाया था, तो वो गुरु जो तोता है उसने ही हमें ये पंथ दिखाया। बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा, कि बिना गुरु के जगत को निर्गुण के समान है जगत, है ना, और जगत को पाना बहुत ही मुश्किल है। तो इस पद में अब हमें क्या पता चला कि हृदय किसे माना गया है, सिंघल को, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। अब यहीं आपसे यही पैराग्राफ थे कि ये पूछ लें कि बुद्धि का प्रतीक कौन है, तो वो पद्मिनी है। चित्तौड़ किसका प्रतीक है, तन का, क्योंकि यहाँ पे देखिए चित्तौड़ थोड़ा पढ़ने में प्रॉब्लम हो सकती है। चितूर से आपको पता ही नहीं चलेगा यहाँ पे बात किसकी हो रही है ना। और या तोता किस चीज़ का प्रतीक था, तो तोता सुवा कहा गया है तोते को, तो तोता गुरु का प्रतीक था। तो इस तरह से आपको थोड़ा मीनिंग पता होना चाहिए, जिससे अगर इससे ये वाला पैराग्राफ भी नहीं आ रहा पर पद्मावती से अगर कोई और पैराग्राफ आता है तो आप उसका भी आंसर कर पाए। नेक्स्ट आता है आपका, वैष्णव भक्ति के प्रतिष्ठात्मक आचार्य नहीं थे। तो वैष्णव भक्ति में जिन्होंने वैष्णव भक्ति को नहीं माना वो आचार्य थे रामानंद। ठीक है, बाकी जो भी रामानुजाचार्य और माधवाचार्य और निर्वाकाचार्य जो थे वो वैष्णव भक्ति को मानते थे। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य के सन 1643 से 1843 के काल को क्या कहा जाता है, तो देखिए इसे कहा जाता है गीतिकाल। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है। तो गीतिकाल, श्रृंगार काल, अलंकृत काल, तीनों ही एक होते हैं। अब आप कहेंगे कि ये तीनों एक होते हैं, तो मैंने गीतिकाल ही क्यों कहा, तो देखिए ये जो समय है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा प्रमाणित समय है, और उन्होंने इस काल को जो कहा है गीतिकाल कहा है, इसलिए इसका आंसर ए सही है। क्योंकि जो हमारे जो अलग अलग विद्वान हैं उन्होंने अलग अलग जो समय है उसे निकाला है और उन्हीं कालों को अलग अलग नाम दिया है। ठीक है, इसलिए श्रृंगार काल का जो समय है वो अलग है और अलंकृत काल का समय जो है वो अलग है। नेक्स्ट है, उत्तर मध्यकालीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति है। तो उत्तर मध्यकालीन जो काव्य था उसकी प्रवृत्ति थी गीति निरूपक, मतलब उस समय गीति का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता था, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, अंधेर नगरी के रचनाकार हैं। अंधेर नगरी के जो रचनाकार हैं वो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट है आपका, हिंदी के प्रथम पत्र उद्दंत मार्तंड का प्रकाशन वर्ष है। तो उद्दंत मार्तंड जो प्रकाशित किया गया था वो 1826 में किया गया था, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, छायावाद का प्रारंभ माना जाता है। तो छायावाद जो समय था उसका जो प्रारंभ माना जाता है, मतलब उसकी प्रथम रचना जो मानी जाती है वो झरना रचना मानी जाती है, जो कि जयशंकर प्रसाद जी की है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, प्रसाद के झरना से। नेक्स्ट है,
छोड़ दुमों की मृदु छाया, छोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, छोड़ अभी से इस जग को। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो ये है सुविद्यानंद पंत। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट है रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी रचना है इसमें? तो वो है रश्मिरथी। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है, बाकी रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है। नेक्स्ट है हिंदी साहित्य के छायावाद की कालावधि है। तो इसकी जो कालावधि बताई गई है हिंदी साहित्य में छायावाद की, वो है 1918 से लेके 1938। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है शब्द शक्ति के मुख्य भेद हैं। तो शब्द शक्ति के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 3 भेद कौन कौन से होते हैं? लक्षणा, अभिधा और व्यंजना। 3 प्रकार की शब्द शक्ति होती हैं। नेक्स्ट है उत्साह एक स्थायी भाव है। उत्साह किसका स्थायी भाव है? तो उत्साह है वीर रस का। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है पूत सपूत तो क्या धन संचय, पूत कपूत तो क्या धन संचय। इस पद में कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो अलंकार है वो लाटानुप्रास अलंकार है, वरना इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग मुख्य रूप से किया गया है। नेक्स्ट है कंद मूल भोग करे, कंद मूल भोग करे, तीनी बेर खाती सो, अब तीनी बेर खाती है, प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार है। तो यहाँ पे जो अलंकार का प्रयोग हुआ है वो यमक अलंकार है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है मानुष हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारनी, जो पशु हो तो कहा बसु मेरो, चरोन्नित नंद की धेनु मझाग्नि। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में प्रयुक्त छंद है। तो देखिए इसमें है ऑप्शन सी सवैया। ठीक है। नेक्स्ट है हिंदी भाषा से तात्पर्य है। हिंदी भाषा से क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए और बी दोनों ही करेक्ट हैं, तो उपयुक्त दोनों सही हैं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ऑप्शन ए था उत्तर भारत के मध्य भाग तथा मध्य देश की जो भाषा होती है इसे हिंदी भाषा कहते हैं। ठीक है। और बी है कि नागरी लिपि में लिखी जाने वाली जो खड़ी बोली है उसे हिंदी भाषा कहते हैं। तो दोनों ही बातें सही हैं, इसने ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियों की संख्या है। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 प्रकार की बोलियां आती हैं। ठीक है, 5 बोलियों के नाम भी मैं आपको बता देती हूँ। हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी, खड़ी बोली और ब्रज भाषा। ये 5 भाषाएं हैं जो कि 5 बोलियां हैं जो कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट है भोजपुरी एक बोली है। भोजपुरी किसके अंतर्गत आती है? ये बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है उजला एक। तो ये उजला जो है ये क्या है, कैसा शब्द है? तो ये तद्भव शब्द है। ठीक है, तत्सम, तद्भव, देशी या विदेशी कौन सा शब्द है? तो ये तद्भव शब्द है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कृतधन, उसे कहा जाता है जो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, किया हुआ उपकार नहीं मानता है, उसे कृतधन कहा जाता है। नेक्स्ट है संविधान द्वारा हिंदी को राजभाषा का पद प्रदान किया गया। तो संविधान में हिंदी भाषा को राजभाषा कब माना गया? तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी में जो संविधान है उसने हिंदी को राजभाषा का जो पद था वो दिया था, और इसी दिन हम हिंदी दिवस मनाते हैं। ठीक है, 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। तो ये क्वेश्चन आ जाता है हिंदी दिवस कब मनाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 14 सितंबर। नेक्स्ट देखिए फिर निर्देश दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के में प्रत्येक मुहावरे के अर्थ के 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो क्वेश्चन है आपका आकाश कुसुम होना मतलब असंभव बात होना। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट बहती गंगा में हाथ धोना। तो इसका राइट आंसर है अवसर का लाभ उठाना। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट है दशरथ का वचन मतलब अटल प्रतिज्ञा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कपास ओटना मतलब व्यर्थ का कार्य करना। ऑप्शन डी करेक्ट है।
नेक्स्ट है निर्देश है फिर से, नीचे कुछ वाक्य खंड दिए गए हैं, इनको व्यक्त करने के लिए 4 विकल्प शब्द दिए गए हैं, उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ देखिए, काम को नए ढंग से करने की पद्धति को क्या कहते हैं? आधुनिकीकरण। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है वह स्थान जो पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य आदि के मध्य में स्थित है, उसे क्या कहते हैं? अंतरिक्ष। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट फिर से निर्देश दिया गया है, उद्धलिखित शब्दों के भावार्थ रूप में 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आपको दिया है जिज्ञासा। जिज्ञासा का मतलब होता है जानने की इच्छा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है गंतव्य। गंतव्य का अर्थ होता है लक्ष्य, जहां जाना है। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट है फिर से आपको निर्देश दिया गया है, इसमें बताया गया है प्रत्येक शब्द के पर्यायवाची रूप के 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो पहला क्वेश्चन दिया है आपको केतु। तो केतु का पर्यायवाची होता है पताका। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है गति। गति का मतलब होता है चाल। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। फिर है कनिष्ठ। कनिष्ठ का मतलब होता है छोटा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। फिर निर्देश दिया गया है निम्नलिखित 4 शब्दों के समूह हैं, प्रत्येक समूह में 3 शब्द पर्यायवाची हैं, 1 शब्द बेमेल है, बेमेल शब्द का चयन कीजिए। तो देखिए, तीनों एक दूसरे से मिलते हैं और एक अलग है। तो सबसे पहला शब्द है कांता। ऑप्शन ए ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट है सी लगन, ये करेक्ट होगा। फिर आता है निर्देश। यहाँ कुछ शब्दों के विपरीतार्थी 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से सही विपरीतार्थी अथवा विलोम शब्द का चयन कीजिए। तो अनिवार्य शब्द जो है उसका विलोम होता है वैकल्पिक। उलन का गोपन, निध का वाद है। ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ एक एक शब्द की वर्तनी के 4 रूप दिए गए हैं, इसमें से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सुश्रूषा। ठीक है, जो लिखा जाता है, मतलब किस तरह से लिखा जाता है। गगिष्ठ। ऑप्शन सी गगिष्ठ इस तरह से लिखा जाएगा। नेक्स्ट है अंतर्ध्यान। अंतर्ध्यान इस तरह से लिखा जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट है। तो यहाँ आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब आती है इंग्लिश। तो चलिए अब हम इंग्लिश देखते हैं। तो इंग्लिश में भी देखिए आपको डायरेक्शंस दिए हैं, मतलब निर्देश बताया गया है। ठीक है। गिव बिलो आर अ फ्यू commonly used foreign language phrases. Select the option expressing the correct meaning. ठीक है। तो आपको कुछ फॉरेन लैंग्वेज की फ्रेसेस दिए गए हैं और उसके जो मीनिंग है, करेक्ट मीनिंग आपको बताने हैं। ठीक है। तो इसमें फर्स्ट है बॉन वोयेक। तो इसका मीनिंग है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, एन expression of good wishes when someone sets on a journey. Next है an masse, इसका मतलब होता है in a group। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है prima donna, इसका मीनिंग है a temperamental and contrite person। फिर देखिए आपको फिर से निर्देश दिया गया है, यहाँ बोला गया है क्वेश्चन 4 से 8 तक। ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स ए बी सी डी, वन ऑफ हैज़ एन एरर, चूज द वन विद द एरर। जिसमें एरर है वो चुनना है। तो ऑप्शन सी है, यहाँ पे एरर है गेट द टिकट्स फॉर द जर्नी। ठीक है, यहाँ पे एरर है ऑप्शन सी। 5th में यहाँ देखिए ऑप्शन सी करेक्ट है, इसमें भी सिंस द डे शी हैज़ अराइव्ड, इसमें भी एरर है। फिर यहाँ एरर है एंड प्रेसिंग इट ऑल अराउंड द नाइट्स, इसमें। फिर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, इसमें ए में एरर है वन हु डू नॉट वैल्यू। फिर नेक्स्ट है, इसमें आपका एरर है फेयरलेसली डिस्पाइट ऑफ। फिर नेक्स्ट आता है आपका फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग गिवन वर्ड टू मेक द सेंटेंस मीनिंगफुल। ठीक है, ऐसा सेंटेंस बनना है जो मीनिंगफुल हो जाए, फिलअप करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट है
10th में ऑप्शन ए करेक्ट है। 11th में इसमें भी फिलअप करना है बट कंजक्शन भरनी है, तो यहाँ पे 11th में भी आपका ऑप्शन सी करेक्ट है, बट ऑल्सो 12th में भी ऑप्शन सी करेक्ट है। एंड 13 में आपका यहाँ पे चूज़ द करेक्ट वर्ड दैट क्लोजली फिट्स एंड द गिवन इंस्पिरेशन। ठीक है, तो करेक्ट वर्ड बनना है यहाँ पे भी, तो ऑप्शन बी करेक्ट है इसमें। और 14th में ऑप्शन ए करेक्ट है। 15 में ऑप्शन बी करेक्ट है। फिर 16 पे फिर आपको निर्देश दिया गया है 16 to 19 के लिए कि इन द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स हु ओनली अ स्प्लिट करंटली चूज द करेक्ट वन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स। तो ऑप्शन बी करेक्ट है 16 का, 17 का सी, 18 का डी और 19 का बी। फिर आपको दिया गया सिलेक्ट द वर्ड मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। तो सिनोनियम्स ऐसा हो गया ये, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन 21 में ऑप्शन डी करेक्ट है, 22 में सी, 23 में भी सी। अब यहाँ पे फिर दिया है चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ इडियम्स आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स। तो ऑप्शन 24 में ऑप्शन बी करेक्ट है, 25 में ऑप्शन सी करेक्ट है, 26 में ऑप्शन बी करेक्ट है, 27 में ऑप्शन सी करेक्ट है। 28 में देखिए फिर से सिलेक्ट द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स। तो प्रीपोजिशन बननी है यहाँ पे 28 में डी करेक्ट है इन, 29 में डी करेक्ट है अक्रॉस, 30 में सी करेक्ट है ओवर। फिर आता है आपका आगे, यहाँ पे देखिए इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अ सेंटेंस हैज़ बीन गिव इन एक्टिव पैसिव वॉइस आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव्स सजेस्टेड, सिलेक्ट वन ऑफ विच बेस्ट एक्सप्रेशन द सम सेंटेंस इन पैसिव वॉइस, पैसिव एक्टिव वॉइस। ठीक है, तो यहाँ पे एक्टिव पैसिव वॉइस में बदलना है। तो 31 का सी सही है, अ लेटर वाज बीइंग रिटन बाय मोना टू हर फादर। 32 का ए सही है, 33 का डी सही है, 34 का सी सही है। फिर 35 से 38 में आता है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अ सेंटेंस हैज़ बीन गिव इन डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। तो यहाँ पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में बताना है। तो 35 का सी सही है, 36 का ए सही है, 37 का बी सही है, 38 का सी सही है। ठीक है, फिर 39 to 42 तक आते हैं। फिर इन द ब्लैंक्स फॉलोइंग सेंटेंस द मोस्ट अप्रोचिएट सेट ऑफ वर्ड्स। तो यहाँ पे वर्ड्स इसमें सेलेक्ट करने हैं। तो 39 का ए है, 40 का डी, 41 का सी, 42 का डी। फिर यहाँ पे each of the following sentence has been split into 4 parts and the parts has been given a jumped form. Choose the best order from the given alternatives which produce the original sentence. तो यहाँ पे देखिए आपको तोड़ मरोड़ के दिए गए हैं, तो आपको एक सेंटेंस को सही से बनाना है। तो इसका राइट आंसर है 43 का बी, 44 का डी, 45 का ए, 46 का सी। नेक्स्ट आपका आता है पैसेज दिया गया है और इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। तो देखिए 47 में आप इसका पैसेज पढ़ लीजिएगा। पैसेज में आपको दिखा देती हूँ, पॉज करके आप पैसेज पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो 47 का आपका बी है, 48 का ए, 49 का डी और 50 का सी का हिंदी इंग्लिश का पेपर कंप्लीट होता है। और यहाँ पे आपका ये हिंदी और इंग्लिश फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। देन अब आपके लिए मैं सेकंड वीडियो लेके आऊँगी जिसमें आपको मैं रीजनिंग और जनरल नॉलेज के बारे में क्वेश्चन दिखाऊंगी। ठीक है, इसमें 25 क्वेश्चन होते हैं, तो इसमें 50 क्वेश्चन होंगे जो 25 रीजनिंग के होंगे और 25 जनरल नॉलेज के होंगे। ठीक है।
तो आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी सीखना है, आपको कुछ भी पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।